नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट हिंदी, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जबकि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट हिंदी, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, रीति मुक्त कवियों का परिचय दीजिए। यानी कि जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो रीति मुक्त कवि है, यहाँ पर दोस्तों आपको रीति मुक्त कवियों का परिचय देना है। यानी कि जो भी रीति मुक्त कवि है यहाँ पे आपको रीति मुक्त कवियों का परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रगतिवादी काव्य धारा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि प्रगतिवादी काव्य धारा क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको प्रगतिवादी काव्य धारा पर क्या करना है, प्रगतिवादी काव्य धारा पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समकालीन कविता की प्रवृत्ति स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो समकालीन कविता होती है यहाँ पे दोस्तों आपको समकालीन कविता की प्रवृत्ति स्पष्ट करना है। यानी कि समकालीन कविता की जो भी प्रवृत्ति होती है यहाँ पे आपको समकालीन कविता की प्रवृत्ति स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिनव जयदेव किस कवि को कहा जाता है। यानी कि जो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अभिनव जयदेव किस कवि को कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि अभिनव जयदेव किस कवि को कहा जाता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, गोरखनाथ की रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। यानी कि जो गोरखनाथ है यहाँ पर दोस्तों आपको पांचवें क्वेश्चन के अंदर गोरखनाथ की रचनाओं को क्या करना है, गोरखनाथ की रचनाओं का नाम उल्लेख करना है। यानी कि गोरखनाथ की रचनाओं के नामों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अमीर खुसरो किस काल के कवि है। यानी कि दोस्तों छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो अमीर खुसरो हैं, अमीर खुसरो किस काल के कवि है। यहाँ पर दोस्तों आपको छठे क्वेश्चन के अंदर बताना है कि अमीर खुसरो किस काल के कवि है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि थे। यानी कि जो सूरदास थे यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि थे। यानी कि आपको सूरदास की भक्ति शाखा के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। यानी कि जो तुलसीदास है यहाँ पर दोस्तों आपको तुलसीदास की जो भी प्रमुख रचना है यहाँ पर दोस्तों आपको तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कबीर किस धारा के कवि थे। यानी कि कबीर किस धारा के कवि थे। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि कबीर किस धारा के कवि थे। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, केशव दास के तीनों भाइयों के नाम लिखिए। यानी तो 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो केशव दास है यहाँ पर दोस्तों आपको केशव दास के तीनों भाइयों के नाम लिखना है। यानी कि उनके तीनों भाइयों का क्या नाम है, यहाँ पर दोस्तों आपको केशव दास के तीनों भाइयों का नाम लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपको 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहारी के दोहों में किस अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। यानी कि दोस्तों 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो बिहारी हैं और बिहारी के जो दोहे हैं, बिहारी के दोहों में किस अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि बिहारी के दोहे में किस अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निराला रचित 3 कहानियों के नाम बताइए। यानी कि दोस्तों 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो निराला है यहाँ पर दोस्तों आपको निराला दो रचिएगा क्या करना है, निराला दो रचिएगा 3 कहानियों के नाम बताना है। ये दोस्तों टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, नागा अर्जुन का काव्य लोकमानस का प्रतिबिंब है, इस कथन के पक्ष अथवा विपक्ष में अपने विचार दीजिए। यानी दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो नागा अर्जुन है और जो नागा अर्जुन का काव्य लोकमानस का प्रतिबिंब है, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि नागा अर्जुन का काव्य लोकमानस का प्रतिबिंब है, इस कथन के पक्ष अथवा विपक्ष में क्या करना है। यानी कि अगर आप पक्ष में है तो भी, विपक्ष में तो भी क्या करना है, इसके पक्ष अथवा विपक्ष में अपने विचार को क्या करना है, विचार देना है। यानी कि अपने विचार बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, महादेवी वर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यानी कि जो महादेवी वर्मा है यहाँ पर दोस्तों आपको महादेवी वर्मा के काव्य की जो भी प्रमुख विशेषताएं हैं यहाँ पर दोस्तों आपको महादेवी वर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है,
पंत कोमल कल्पना के कवि हैं, सिद्ध कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि जो पंत हैं, पंत कोमल कल्पना के कवि हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको सिद्ध करना है कि पंत कोमल कल्पना के कवि हैं कि नहीं है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। यानी कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा पर क्या करना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा पर संक्षेप में प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, घानानंद का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। यानी कि दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो घानानंद है, यहाँ पर दोस्तों आपको घानानंद का क्या करना है, संक्षिप्त जीवन परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, केशव दास रीतिकाल के प्रथम आचार्य हैं, अपनी सहमति असहमति में तर्क दीजिए। यानी कि दोस्तों छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो केशव दास हैं, केशव दास रीतिकाल के प्रथम आचार्य हैं, इसके ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर दोस्तों आपको अपनी सहमति असहमति के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि तो सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी के काव्य जो है समन्वय की विराट चेष्टा है, इसको क्या करना है, स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अमीर खुसरो की भाषा पर अति संक्षिप्त लेख लिखिए। यानी कि जो अमीर खुसरो है, यहाँ पर दोस्तों आपको अमीर खुसरो की भाषा पर क्या करना है, अति संक्षिप्त लेख लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गोरखनाथ की भाषा पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि जो गोरखनाथ है, यहाँ पर दोस्तों आपको गोरखनाथ की भाषा पर क्या करना है, गोरखनाथ की भाषा पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भक्तिकालीन साहित्यिक परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए। यानी कि 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भक्तिकालीन साहित्यिक परिस्थिति है, यहाँ पर दोस्तों आपको भक्तिकालीन साहित्यिक परिस्थितियों का उल्लेख करना है। तो ये टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है, सोदाहरण प्रकाश डालिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो भक्ति काल है, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है, इसको क्या करना है, उदाहरण सहित प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, गोरखनाथ की वाणी में काव्य का स्वर मुखरित हुआ है, विवेचन कीजिए। यानी दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो गोरखनाथ है, गोरखनाथ की वाणी में काव्य का स्वर मुखरित हुआ है, इसको क्या करना है, बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्य के वात्सल्य और श्रृंगार वर्ण की विशेषताओं का निरूपण कीजिए। यानी कि जो सूरदास जी हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको सूरदास जी के वात्सल्य और श्रृंगार के वर्ण की विशेषताओं का करना निरूपण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलसी महान समन्वयवादी कवि थे, इस उक्ति की विवेचना कीजिए। यानी कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी महान समन्वयवादी कवि थे, इस उक्ति क्या करना है, विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निराला प्रगतिशील चेतना के कवि हैं, इस कथन के आधार पर निराला की काव्य प्रवृत्ति को स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो निराला जी है, निराला जो है कि प्रगतिशील चेतना के कवि है, इस कथन के आधार पर क्या करना है, निराला की काव्य प्रवृत्तियों को स्पष्ट करना है। तो टोटल आपके 5 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों प्रश्नों को किसी किताब से सीरीज से मिला करके नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।